हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नया टॉपिक, नया विषय जो प्रश्न से संबंधित है और इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे जिसका मैंने नाम रखा है प्रश्न पर चर्चा। देखिए, जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में हर एक विद्यार्थी का एक लक्ष्य होता है कि वो अधिकतम अंक प्राप्त करे। तो अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए हर विद्यार्थी अपनी अपनी विधा या तकनीकी काम में लेता है और कुछ विद्यार्थी हैं वो बने बनाए ढर्रे पर प्रश्नों को याद करते हैं और उनका उत्तर लिख देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा उत्तर आप सभी लिखते हैं और वो विद्यार्थी भी लिखते हैं जो राजस्थान पर राज्य स्तर पर प्रथम आते हैं, द्वितीय आते हैं। कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है, आपने भी याद किया, उसने भी याद किया, लेकिन जब उसने लिखा तो उसका तरीका ऐसा था, उसकी विधि ऐसी थी, उसके द्वारा दी गई जो प्रस्तुति थी लिखने के रूप में वो सबसे हटकर थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने सोचा क्यों न विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से ये बताया जाए कि काव्य विभाग में जो प्रश्न आते हैं, पुस्तक से संबंधित सीधे प्रश्न हैं, उनमें तो आपको पाठ के अनुसार उत्तर देने होते हैं। भाषा वहाँ भी काम में देती है और शैली और आपकी तकनीकी वहाँ भी काम देती है। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है काव्य विभाग से जुड़े हुए 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये तय है, ये कक्षा 9, 10, 11, 12। इसके अलावा यदि आप उच्च शिक्षा कॉलेज में जाएंगे और किसी भी साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बिंदु आपको काम में लेने हैं। तो हम आज जो पढ़ रहे हैं विशेष रूप से कक्षा 9 से 12 के लिए, जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। एक होता है कवि परिचय, नंबर 2 होता है व्याख्या से संबंधित और नंबर 3 होता है काव्य सौंदर्य। तो आइए तीनों प्रकार के प्रश्न पर हम क्रमशः या बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहला कवि परिचय। आपने बहुत बार कवियों के परिचय पढ़े हैं और लिखे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका या विधि बता रहा हूँ, इससे आप लिखेंगे तो एक तो कवि का उसकी विशेषता या उसके गुण हैं वो छूटेंगे नहीं, एक क्रम होगा और उस क्रम में यदि आपके क्रम के बिंदु याद हैं, जैसे मैंने इसमें 8 लिख रखे हैं, 8 में से 1-2 मिस हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये क्रम यदि आपके याद है तो आपका कवि परिचय है वो निश्चित रूप से अन्य की तुलना में श्रेष्ठ होगा, अति उत्तम होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कवि परिचय का बिंदु है वो है जन्म। आप कवि की जन्म दिनांक लिख दें और उसके साथ साथ आप उनके स्थान का, जहाँ उनका जन्म हुआ वो भी लिख दें। नंबर 2, शिक्षा के बारे में बताइए, उन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, शिक्षा का स्तर क्या था, स्वयं पढ़े थे, उच्च शिक्षा कौन कौन से विषय पर प्राप्त की, इस प्रकार शिक्षा पर। नंबर 3, लेखन कार्य, उन्होंने लेखनी अपनी कलम से ऐसे कौन से कार्य किया या इस प्रकार की रचनाएं या लिखा जो चर्चा का विषय रहे। विशेष कार्य, विशेष कार्य का मतलब मेरा यहाँ ये है कि कवि ने सामाजिक सरोकार रखा या नहीं रखा, कवि ने देशभक्ति या देश से जुड़ा हुआ अपना व्यक्तित्व दिखाया या नहीं दिखाया, या कहने का मतलब कवि जो है वो किस
भाग किस विषय के बारे में और कितना समाज या देश को योगदान करता है। इसके बाद रचनाएं में हम कवि का बारे में पढ़ रहे हैं। कवि जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ उसने गद्य भाग में क्या क्या लिखा है। उसने कहानियाँ लिखी हैं, या उसने नाटक लिखा है, उसने निबंध लिखा है, उसने संस्मरण लिखा है, लेख जो भी लिखा है वो इसमें आ जाएगा। भाषा शैली ये एक बहुत ही काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भाषा की शैली के बारे में आपको उस कवि के बारे में, यदि वो छायावादी कवि है तो आप उसमें लिख देंगे छायावादी शैली। इसके बाद अगला बिंदु है सम्मान या पुरस्कार। उसने अपने जीवन काल के दौरान जितनी रचनाएं, जितने कार्य, जो कुछ भी किया, उसके प्रतिफल में उसे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या ऐसे कौन से पुरस्कार से जो चर्चित हैं वो प्राप्त कर चुका है। और अंतिम बिंदु है, उसमें आपको लिखना है मृत्यु, उसके जीवन की समाप्ति की तारीख। ये तो था पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 ये आता है व्याख्या से जुड़ा हुआ। इसमें 4 बिंदु होते हैं। पहला है संदर्भ, नंबर 2 है प्रसंग, नंबर 3 है व्याख्या और नंबर 4 है विशेष। सबसे पहला जो आपका संदर्भ है, इसमें आप क्या लिखेंगे, जिस कविता से लिया गया है उस कवि का नाम। जैसे अभी हमने पढ़ा कार्नेलिया का गीत, तो आप लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। कविता का नाम कार्नेलिया का गीत। ये तो हो गया संदर्भ। नंबर 2 प्रसंग, दी गई पंक्तियां कब व किसके द्वारा कही गई। इसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे कार्नेलिया के गीत की बात कर रहे हैं तो इसमें आप लिखेंगे कि यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक का अंश है, जो अंतराभाग 2 से संकलित है। और इसमें कार्नेलिया है वो ग्रीक शिविर में सिंधु नदी के तट पर बैठकर भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन कर रही है, और वह भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से सांस्कृतिक या संस्कृति, जीवन से जुड़ी हुई जो संस्कृति है उनका यशोगान कर रही है। तो इसमें आ गया ये पंक्तियां कब और किसके द्वारा, इसमें पूरी बात आ गई। अब आती व्याख्या। व्याख्या में हम जिन पंक्तियों को पढ़ेंगे उसके बारे में हमारे शब्दों में दूसरा नाम इसका होता है भाव सौंदर्य, ये भी कहते हैं व्याख्या को। तो दी गई पंक्तियों की हम व्याख्या करेंगे, उसका कर देंगे। और अंतिम बिंदु है विशेष शिल्प सौंदर्य। ये बिंदु आगे आ रहा है, इसलिए हम उस पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 जो व्याख्या से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको ये 4 बिंदु हैं, उनको क्रमिक रूप से उनके नियमानुसार, उनकी दी गई जो प्रतिबंध या आवश्यक बातें उनके अनुसार आप लिखें। अब आते हैं अंतिम काव्य सौंदर्य। ये काव्य भाग का सबसे स्टिक मजबूत, एक तरीके से कहें तो ये काव्य की जान होती है, आत्मा होती है। इसमें देखिए 2 वर्ग होते हैं, एक होता है भाव सौंदर्य, एक होता है शिल्प सौंदर्य, जो अभी हम यहाँ चर्चा करें। भाव सौंदर्य में विशेष रूप से व्याख्या, इसमें भी 3 बिंदु है, केंद्रीय भाव, रस और गुण। केंद्रीय भाव को क्या कहते हैं, सेंट्रल आइडिया। यानी अब यहाँ थोड़ा सा मैं पहले चर्चा कर देता हूँ आपको, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य में क्या अंतर है। ये आंतरिक सौंदर्य है, इंटरनल जिसे कहते हैं। ये शिल्प सौंदर्य है, बाह्य सौंदर्य है, बाह्य सजावट। ऐसा कह सकते हैं आजकल आप इस युग में कंप्यूटर से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो जो दिखाई देता है उसको भाव सौंदर्य, यानी दिखाई देता वो तो होता है शिल्प सौंदर्य, दिखाई नहीं देता वो भाव सौंदर्य। वैसे भी देखिए आप, भाव लोगों के पढ़े जा सकते हैं, आप उनको देख नहीं सकते, इसलिए ये हो गया आंतरिक। और शिल्प सौंदर्य जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, ऊपर वाला तो हो गया सॉफ्टवेयर, नीचे वाला हो गया हार्डवेयर। तो भाव है उनको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, और शिल्प सौंदर्य है उसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं।
दूसरी व्याख्या करूं तो मैं आप इस एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एक स्त्री है, स्त्री के बारे में यदि इन दोनों गुणों को हम समझे तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये जो भाव सौंदर्य, इसका मतलब किसी भी स्त्री के उसके अंदर के भावों को हम जब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। कैसे उनके जीवन का स्तर है, बोलने का सलीका, व्यवहार, सद्व्यवहार, हाव भाव जो भी हैं वो हम तभी जान पाएंगे जब हम उनके साथ पारिवारिक रिश्ते से हो या हमारा संपर्क हो, तो भी तभी हम इन बातों के बारे में जान पाए। अब शिल्प सौंदर्य है, ये आप सभी जानते हैं। ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एक स्त्री का नख से लेकर शिख तक इतनी सौंदर्य की वस्तुएं, गहना, साधन, बहुत सारी सौंदर्य की उनकी सामग्री होती है। तो वही बात लगभग आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो भाव सौंदर्य है उसमें 3 हैं, केंद्रीय भाव, रस और गुण। केंद्रीय भाव आप जो व्याख्या कर रहे हैं उसका एकदम मूल भाव क्या है। जैसे अभी जो कविता पढ़ी हमने कार्नेलिया का गीत, उसका केंद्रीय भाव आपको साफ दिखाई दे रहा है कि वो बार बार भारत की प्राकृतिक सौंदर्य को अवलोकन करके अपने भावों को गीतों में बदल रही है। तो सीधा सा हो गया प्राकृतिक किसका, भारत का। रस और गुण ये आ जाता है फिर व्याकरण से संबंधित बात। बाकी सारा का सारा ये शिल्प सौंदर्य में जो भी आ रहा है वो ये अब मान लीजिए आप हिंदी साहित्य की व्याकरण है, जिसमें अनिवार्य हिंदी भी शामिल हो सकती है। रस हैं, रस 11 हैं, गुण हैं वो 3 हैं। ये आप शायद पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो इनकी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसमें 3 बिंदु है, केंद्रीय भाव, रस और गुण। अब आते हैं शिल्प सौंदर्य, जिसके बारे में मैंने कहा नख से लेकर शिखा तक इतनी गहने एक औरत पहनती है जो पैर की अंगुली से शुरू होकर चोटी तक, जिनको हम गिने तो गिन नहीं सकते। ठीक वैसा ही लगभग इसमें भी इतने भाग हैं। यदि एक एक भाग पर हम चर्चा करें तो बहुत लंबा समय चाहिए। हर एक बिंदु का एक वीडियो बन सकता है, लेकिन आज हमें इतना ही जानता है कि शिल्प सौंदर्य में हमें कौन से ऐसे अंग हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको ध्यान रखना। सबसे पहले भाषा। आप जानते हैं भाषा जब भी व्याख्या करते हैं तो हमें लिखनी पड़ती है कौन सी भाषा है, संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्द है, जो भी भाषा उसके बारे में। नंबर 2 छंद, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है। छंद कई प्रकार के होते हैं जिनमें दोहा है, सोरठा है, कुंडलियाँ हैं, गीतिका है, हरिगीतिका है, वंशस्थ है, यानी बहुत लंबी लिस्ट है। उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए और उस व्याख्या में कौन सा छंद परिलक्षित हो रहा है उसका नाम आपको लिखना है। ठीक इसी प्रकार अलंकार हैं, इनकी भी एक लंबी लिस्ट है। अलंकार का मतलब भी क्या होता है, गहना, सौंदर्य को सजाने का। सब शक्ति, ये लगभग शायद आप पढ़ चुके हैं। सब शक्तियाँ 3 होती हैं। आप जो व्याख्या कर रहे हैं उसमें पढ़ने के बाद ऐसे कौन से शक्ति है जो आपको दिखाई देते हैं उसका नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं, गेयता या संगीतात्मकता। इसका मतलब होता है दिया गया पद, छंद जो भी है उसको हम सस्वर संगीत के साथ गास के उसे कहते हैं गेयता या संगीतात्मकता। इसके बाद ये आप बहुत पूर्व से परिचित हैं, पढ़ चुके हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यदि आप जो व्याख्या कर रहे हैं काव्य भाग में किसी लाइन से, किसी पंक्ति से ऐसा लग रहा है कि इससे उस मुहावरे की तुलना हो रही है या वो मुहावरा इसमें दिखाई देता है या इससे मिलता जुलता उसका अर्थ है, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि उक्त मुहावरे या लोकोक्ति इस भाग से प्रकट होती है। फिर आगे आते हैं, अगला भाग है बिंबात्मक या चित्रात्मक। आप जब कोई कल्पना करते हैं, रचना करते हैं तो उसमें आपके सामने एक बिंब, चित्र सा बन जाता है। जैसे पक्षी उड़ते हुए, काले खग उड़ते हैं तो पक्षी का एक चित्र बन गया, तो उसको कहते हैं बिंब बनना या चित्र। शैली, शैली भी हर कवि की अपनी अलग होती है। अलग अलग शैली में वो अपने भावों को, विचारों को
अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है या लिखता है। फिर भी शैलियों की एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपके पता नहीं चलता है कौन सी शैली, तो आप यहाँ लिख सकते हैं विषयानुकूल शैली, एकदम पक्का तुक्का। ये नहीं लिख सकते तो प्रभावशाली शैली, इतने से आपका काम चल जाएगा। किसी भी व्याख्या में आप ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कालानुरूप विशेषता। काल के अनुरूप, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, कौन से काल का कवि है उसी काल के अनुरूप उसकी विशेषता लिखी जाती है या उस काल का नाम लिख देते हैं। छंद मुक्त रचना या छंदबंद करना, ये आपको कब पता होगा, जब आपको छंद की पूर्ण जानकारी होगी। छंदों में दो चीज़ें होती हैं, वर्णों की संख्या और मात्राओं की संख्या। तो कुछ छंद ऐसे होते हैं मुक्त, जिनमें संख्या निर्धारित नहीं होती, कभी कम कभी ज़्यादा अलग अलग हो सकती है अलग अलग भाग में छंद में। जबकि कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें मात्राओं की और वर्णों की संख्या निश्चित होती है। ये दोनों में अंतर है। इस प्रकार देखिए, आज मैंने बहुत ही उपयोगी और विषय के अनुरूप जो 3 प्रश्न आपके बनते हैं, इन तीनों की चर्चा की। अगर आप इन बिंदुवार तीनों प्रश्नों को याद रखेंगे, अगला जो लास्ट है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इन सभी बिंदुओं के बारे में लिखें। आप इनमें से 3, 4, 5 जो भी बिंदु पकड़ पाते हैं, उन बिंदुओं को आप शिल्प सौंदर्य में या विशेष में लिख दें। ये व्याख्या के भाग हैं जो आप पहले भाग में पढ़ चुके। इस प्रकार आज का जो वीडियो है, इसका उद्देश्य ये है कि आप काव्य भाग में आने वाले इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर कर सकें। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इनके बारे में हम गहराई से जानना चाहते हैं, तो कक्षा के अनुरूप ये व्याकरण के बिंदु दिए जाते हैं, आपको उसके हिसाब से याद करने होंगे। आप सभी ने इन तीनों प्रश्नों को ढंग से सुना और समझने की कोशिश की। अब आप इसको जब आप लिखते हैं तो अमल में लाने की भी कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आप सभी ने तीनों प्रश्नों को ढंग से सुना, देखा और अमल में भी लाना, ये मैं आपको पुनः कहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।